नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच जंग अब खुलकर सामने आ चुकी है। अभिषेक के भरोसेमंद शांतनु सेन और विधायक अराबुल इस्लाम को टीएमसी से बाहर करके ममता ने भतीजे अभिषेक को साफ संदेश दिया है कि पार्टी में सिर्फ एक ही बॉस है। लेकिन ममता के इस एक्शन से पार्टी दो धड़ों में बंट गई है। बढ़ तो इंडी गठबंधन भी गया है। जम्मू कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी की सीएम उमर अब्दुल्ला ने जमकर तारीफ की। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ उस वक्त की है जब इंडी गठबंधन अलग थलग पड़ चुका है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। शरद पवार, लालू यादव, ममता बनर्जी इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठा चुकी हैं। इधर शिवसेना भी लोकसभा के चुनाव के बाद गठबंधन की मीटिंग नहीं होने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है। खुद उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया था कि अगर गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था तो इसे खत्म करना चाहिए, हम अलग अलग काम करेंगे। अगर विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन कायम है तो इसकी मीटिंग होनी चाहिए। तो क्या उमर अब्दुल्ला ने इंडी गठबंधन से पल्ला झाड़ लिया है? क्या ममता की पार्टी दो धड़ों में बढ़ चुकी है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इंडी गठबंधन में जिस तरह से अलग अलग पार्टियों के नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं, तो क्या इनका मायना निकाला जाए? क्या इंडी गठबंधन खत्म? भाई खत्म तो पहले से था। ये गठबंधन थोड़ी था, ये तो एंटी मोदी एक मोर्चा था। गठबंधन के लिए आपके लिए जमीन होनी चाहिए, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, कोई लीडर होना चाहिए, कोई लार्जर पर्पस होना चाहिए, कोई वैचारिक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यहां तो जिसकी डपली उसका राग। क्या हो रहा है? एक फिल्म आई थी अपहरण, उसमें एक इंस्पेक्टर बार बार ये डायलॉग, जब भी कुछ दुर्घटना घटती थी, कहता था वो ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। तो वही हो रहा है। मैं देख रहा था, वो आज तक के ऊपर डिबेट चल रहा है। उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में भिड़ रहे, दोनों महाराष्ट्र के। बात चल रही है दिल्ली की, और वो कह रहा है कि देखिए महाराष्ट्र हम लोग इसलिए हारे कि उद्धव ठाकरे को आपने जो है मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। चेहरा बना दिया होता तो ये कब बोल रहे हो आप, जब आपने ऑलरेडी महाराष्ट्र में डिक्लेयर कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी, तो महाराष्ट्र में खत्म, महाराष्ट्र में खत्म, दिल्ली में भी खत्म। राहुल गांधी केजरीवाल के खिलाफ ही तो प्रचार कर रहे हैं जी। और केजरीवाल के लोग टीवी पे आकर के कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोग जो हैं वो बीजेपी से पैसे लिए हैं, बीजेपी की बी टीम है, पैसे लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग। हमें यह भी मालूम है कि बीजेपी से कांग्रेस पार्टी ने कितने पैसे लिए हैं। ये गठबंधन होता है। इसके बाद भी कोई लोग आकर कहे इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन, तो वो बेवकूफ कहेंगे उसको, और क्या कहेंगे। अब अखिलेश यादव आ गए केजरीवाल के साथ। वहां अयोध्या के कंस्टिट्यूंसी में चुनाव होना है, अभी तक कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, नहीं लड़ेगी, क्या लड़ेगी, कैसे लड़ेगी। लेकिन अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, ऐसा क्यों? भाई कहां साथ दिया? समर्थन तो किया था हरियाणा। समर्थन हो तो टिकट मांगा, दिया नहीं। चुनाव हारने के बाद सबसे ज्यादा अखिलेश यादव भी गाली दे रहा था कि हमें 5 सीट दे दिए होते तो पूरा माहौल बदल गया होता। यही तो चल रहा है। और कल जो कुछ बचा खुचा था, होता ना कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन, उस कंफ्यूजन को तोड़ दिया उमर अब्दुल्ला ने। कांग्रेस पार्टी के साथ ये चुनाव लड़े थे और इंडी गठबंधन का पर्पस क्या था? मोदी को रोकना, मोदी को हराना, और मोदी की तारीफ के जो पुले जो वो बांध रहे हैं, उन्होंने कह दिया साफ, किसी तरह से आप काम करेंगे तो जीतेंगे। मतलब ये कांग्रेसी और इंडी गठबंधन के लोग इसलिए चुनाव हारते हैं क्योंकि ये काम नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन लोकसभा चुनाव तक था तो इसको खत्म कर देना चाहिए। दिक्कत क्या है, ये जो मीडिया है ना, ये मीडिया को एक सेलेक्टिव हियरिंग की प्रॉब्लम है।
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा ऑलरेडी एआईसीसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि इंडी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, स्टेट इलेक्शन के लिए सब लोग अपना अपना फ्री है। तो ये ऑलरेडी एक डेड है। तो कौन सी मीटिंग, कहां की मीटिंग, ये बेकार की बातें हैं। मुझे लगता है कि अभी जिसे आप इंडी गठबंधन कह रहे हैं, 5-6 महीने के बाद बहुत सारी पार्टियां इधर से टूट करके इधर आने वाली है। बिल्कुल इंडी गठबंधन, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह का बयान दिया और पल्ला झाड़ लिया है पूरी तरह से इंडी गठबंधन से, वो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका। देखिए, उमर अब्दुल्ला पहले कहाँ इंडी अलायंस में थे, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद सीधे तौर पर कह दिया सरकार में शामिल नहीं करेंगे। ये तो बहानेबाजी थी कांग्रेस की कि नहीं नहीं हम बाहर से समर्थन देंगे, सरकार में शामिल नहीं होंगे। और चुनाव के बाद भी उनको लग रहा था कि देखो अगर इंडी अलायंस का हम पार्टनर रहते हैं तो कांग्रेस की गलतियों का सजा हमें मिलती रहेगी हमेशा से। पार्लियामेंट में कांग्रेस कुछ कहेगा और उसके बाद कांग्रेस के नेता कुछ बोलेंगे और फिर मोदी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे इंडी अलायंस की तरफ से कहा गया है हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार है और हमें केंद्र से कोऑर्डिनेशन चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए समस्या पहले से ही इंडी अलायंस में जम्मू कश्मीर के अंदर थी। वो अकेले सरकार चलाना चाहते हैं, छोटी मोटी पार्टियां हैं जिनका साथ सहयोग है और सबके सहयोग के साथ केंद्र से भी सहयोग उन्हें चाहिए क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। अभी तो पूर्ण राज्य का दर्जा ही नहीं मिला है। लेकिन समस्या इंडी अलायंस को लेकर नहीं है, ये इंडी अलायंस में क्लियरिटी का अभाव था, इसलिए आज ये सवाल उठते हैं। इन लोगों ने अगर गठबंधन बनाने के पहले सारे नेताओं ने अपने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी करता और कहता कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनी है, आगे विधानसभा चुनाव में स्टेट बाय स्टेट तय होगा कि किन पार्टियों के साथ गठबंधन है नहीं है। क्योंकि एनडीए में भी यही होता है। एनडीए में क्या भारतीय जनता पार्टी हर जगह ये सारे पार्टियों को अपने कंधे पर बिठाकर घूमती है? क्या दिल्ली में दूसरी पार्टियां चुनावी मैदान में नहीं है? क्या अजीत पवार की पार्टी यहां चुनाव की घोषणा नहीं कर रही? 11 कैंडिडेट पहले ही घोषित कर चुकी है। लेकिन यह तय है कि एनडीए मतलब अलग अलग राज्यों में एनडीए और लोकसभा चुनाव के समय भी अलग अलग राज्यों की पार्टियों के साथ उसी राज्य में गठबंधन है। यह पूरी तरह से क्लियर है। तो इसलिए सवाल नहीं उठते कि अगर बिहार में चुनाव हो रहे हैं और नीतीश कुमार अलग होंगे या फिर जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान ये अलग होते हैं तो कहा जाएगा कि एनडीए में फूट है। अगर दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं तो उस समय नहीं कहा जाएगा कि चिराग पासवान ऐसी बात बोल रहे हैं, वो ऐसी बात बोल रहे हैं। इन लोगों ने शुरू से ही कंफ्यूज करके रखा और अखिलेश यादव बोलते रहे मध्य प्रदेश के चुनाव में इंडी अलायंस कहां है, तो हरियाणा में भी मांग करेंगे। उस समय भी क्लियर नहीं किया गया कि स्टेट असेंबली के चुनाव में वहां की क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के साथ है या बीजेपी के विरोध में है, इसके आधार पर तय किया जाएगा कि हम किसके साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन इसी दुविधा की स्थिति में आज एक एक विकेट गिर रहा है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कई पार्टियां इधर आने की तैयारी में है। अब देखिए महाराष्ट्र में ही उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे दोनों बाप बेटे ने 3 मीटिंग की फडणवीस के साथ और अचानक से शरद पवार का फोन चला जाता है फडणवीस को कि देखो भाई अब अजीत पवार या एकनाथ शिंदे इन्हीं दोनों पर भरोसा है तो ये मत सोचो, हमारे पास भी बैकअप प्लान है। अब चुनाव खत्म हो चुका है, 5 साल के बाद चुनाव होगा, इस बीच कोऑर्डिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि जब जरूरत पड़े हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। दोनों मिला के 17 सांसद हैं। भरोसा तो किसी के ऊपर नहीं है लेकिन उनके ऊपर भी थोड़ा भरोसा किया जा सकता है। तो स्थितियां अलग अलग स्टेट में है, चाहे उमर अब्दुल्ला बोले या फिर शरद पवार या उद्धव ठाकरे बोले या फिर दूसरे राज्यों में जो सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। कुछ दिन तक पटनायक चिल्लाते चीखते रहे, अब फिर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टिंग में आ गए हैं। भले ही जगन मोहन रेड्डी इतना चीखे चिल्लाए नहीं नहीं अब हम हर मुद्दे पर विरोध करेंगे, लेकिन साइलेंट हो गए कुछ दिन में ही कि क्यों भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ झगड़ा करके क्या करेंगे। हमें नायडू के साथ झगड़ा है तो वहां स्टेट तक रखते हैं, दिल्ली तक उसको लाने की जरूरत नहीं है। तो इंडी अलायंस के अंदर जो बिखराव चल रहा है, हो सकता है कभी भी इनके आंकड़े घटने शुरू हो जाए लोकसभा के अंदर। ये जो चिल्ला रहे थे राहुल गांधी, मोदी को कमजोर कर दिया। मोदी अब हो सकता है कि एनडीए को कम से कम
300 पार तो अभी स्थिति ऐसी चल रही है कि हो गया है और 350 तक का आंकड़ा पार करवा दे। बिल्कुल, तो इंडी गठबंधन तो अपने खात्मे के कगार पर है, लेकिन टीएमसी में भी यहाँ पर पूरी तरह से खींचतान मची और जो खींचतान है वो खुलकर सामने आ गई है। देखिए, खुलकर बहुत पहले से सामने थी, लेकिन वो मीडिया में नहीं आ पा रहा था। 1 महीना पहले मेरे कुछ लोगों से कलकत्ता में बातचीत चल रही थी, तो सारे लोग कह रहे थे कि सारे लोग कंफ्यूज्ड है, ब्यूरोक्रेसी भी कंफ्यूज्ड है कि किधर किसके साथ खड़े हों। बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी वो इस कंफ्यूजन में कि भतीजे के साथ जाए कि बुआ के साथ, कि बुआ के साथ जाए। टीएमसी के नेता भी वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि किधर जाए। और ये लड़ाई इस कदर है कि एक साइड दूसरे साइड को देखना नहीं चाह रहा। ये समस्या है। और ये सारी चीजें तब शुरू हुई जब कोरोना का समय था। ये पूरा का पूरा इस कहानी को पूरा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ममता बनर्जी एक प्रचंड बहुमत से जीतती हैं, तो वहां प्रशांत किशोर उस समय एडवाइजर था जी। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के साथ मिलकर एक घुट्टी पिलाई ममता बनर्जी को कि यहां तो कांकर हो गया, आप पीएम। कलकत्ता में हो गया तो कहता दिल्ली में खेला हो बे। ये बकायदा कैंपेन चला कि ममता बनर्जी अब देश की राजनीति करेगी और सेनापति वर्ड दे यूज फॉर हिम। टीएमसी के वो कार्यकर्ता जो अभिषेक बनर्जी के साथ हैं वो सेनापति इस्तेमाल करते हैं। तो वो तो हुआ। फिर हुआ ये कि कोरोना आया, तो कोरोना में बहुत सारी चीजें ममता बनर्जी ने इग्नोर किया, बवाल मचा जी। अभिषेक बनर्जी ने अपने हिसाब से कोरोना में कंट्रोल करने की कोशिश की। यहां तक कि अमित शाह से उनकी मीटिंग हुई, बातचीत हुआ कि सेंटर के साथ मिलकर ये सब करेंगे। ममता बनर्जी को लगा कि छोटी मोटी आपदा है, टल जाएगी, क्यों सेंटर को इन्वॉल्व करें। तो आप देखिए कि वहां डायमंड हार्बर में जो उनका कंस्टिट्यूएंसी है वो बिल्कुल अपना एक अलग पॉलिसी लगा करके वो काम कर रहे थे। और तभी से वो फूट का जो है वो जर्मिनेट हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी के बहुत सारे लोग ये कह दिए कि अपनी चला रहे हैं, सरकार के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है डायमंड हार्बर में। फिर हुआ ये कि ममता बनर्जी के 3-4 बिल्कुल जो प्रोमिनेंट लेफ्टिनेंट थे वो सब के सब जेल चले गए। अनुग्रह मंडल गया, पार्थ चटर्जी गए और 2-3 इस तरह के लोग जो है जो हार्डकोर भरोसेमंद ममता बनर्जी के। लेकिन अभिषेक के केस में, कोयला वाले इसमें कोई गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। तो टीएमसी के अंदर ममता बनर्जी के साथ वाले लोगों ने एक इस तरह की खबर फैला दी कि अभिषेक बनर्जी की बीजेपी के साथ कुछ डील हुई है। ये देखिए, जो ग्राउंड में पॉलिटिक्स चलता है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर हुआ ये कि ये कमजोर पड़ी, तो अभिषेक ने अपने लोगों को सामने वो लेकर के आ गए, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत ही वीक पड़ गई। लेकिन पूरा टेस्ट, जो बैटल ग्राउंड जो सज के सामने आया, वो आया आरजी कर हॉस्पिटल के मसले में, रेप केस। उस समय ममता बनर्जी को यह शक है कि जो माहौल बना ममता बनर्जी के खिलाफ, उसके पीछे अभिषेक बनर्जी का हाथ है। ये डिस्ट्रस्ट का बेसिक चीज है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी घूम घूम के लोगों को कह रहे थे कि ममता बनर्जी को डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत था। उसको सैक कर देना था, हेल्थ सेक्रेटरी को सैक कर देना था। ममता बनर्जी उसको पकड़ के रखी। अब इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, धीरे धीरे ममता बनर्जी वो सी रिगेन्ड हर पोजीशन, और उसके बाद एक एक करके उन्होंने गोली दागना शुरू कर दिया है। कहां जाएगा ये एंड होगा। ममता बनर्जी ये चाहती है कि कलकत्ता बंगाल की पॉलिटिक्स से
अभिषेक बनर्जी को दूर किया जाए, वो दिल्ली में पार्टी संभालें। जो रोल वो ममता बनर्जी के लिए देख रहे थे, वो अभिषेक बनर्जी को, क्योंकि ममता बनर्जी को समझा दिया गया कि देखो भाई ऐसा है, अखिलेश यादव के साथ जो मुलायम सिंह ने किया वो गलती आप मत कीजिएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव ने अपने बाप को ही कमरे में बंद कर दिया, बिल्कुल राजनीति से बाहर कर दिया। वो स्थिति अगर आपको लानी है तब तो अभिषेक बनर्जी को आगे लेकर के आए। तो ये पूरी कहानी चल रही है। तो क्या यहाँ पर ममता बनर्जी ने खेल पलट दिया है और अब अभिषेक बनर्जी के ऊपर जिस तरह से उनके भरोसेमंद पर एक्शन लिया गया है उससे पार्टी में और ज्यादा यहाँ पर खेमेबाजी और ज्यादा बढ़ेगी? देखिए, ये खेल उलटना पलटना एक दिन का काम नहीं है और न ही अभिषेक बनर्जी इतने कमजोर हो सकते हैं कि पूरी तरह से ममता बनर्जी उनको आउट कर दे। ये अलग अलग स्टेट में मॉडल चलता है। जैसे पश्चिम बंगाल में ये कहा जाएगा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच टकराव हो ही नहीं सकता। इससे भी ज़्यादा करीबी हुआ करते थे अजीत पवार और शरद पवार, और शरद पवार ने कई बार खेल पलटने की कोशिश की। अजीत पवार के सारे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, सस्पेंड कर दिया, यहाँ तक कि संगठन पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अजीत पवार को ह्यूमिलिएट भी किया कि जाओ जाकर सरकार बना लो फडणवीस के साथ, और अगले दिन ही विड्रॉ कर लिया ताकि अजीत पवार अपनी स्थिति कमजोर कर ले पार्टी के अंदर। लेकिन ये उल्टा पुल्टा होता हुआ खेल अभी गेंद किसके हाथों में है? अजीत पवार जीत रहे हैं क्योंकि शरद पवार धीरे धीरे ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं और वो देखा जा रहा है कि किसी न किसी को तो साथ में लाओगे तो सुप्रिया सूले की तरफ। सुप्रिया सूले इतना बड़ा चेहरा नहीं है। अजीत पवार ने कुछ दिन तक शरद पवार की स्ट्रेटजी अपनाई, चुपचाप शांत बैठे रहे, संगठन के लोगों को और जो चुनाव जीत कर आते हैं, चाहे विधायक हो सांसद हो, उनके साथ अपनी स्थिति मजबूत करते रहे और एक बार शरद पवार को पटकनी दे दी। अब ममता बनर्जी के साथ यही है। अभिषेक बनर्जी अभी वोकल नहीं है, अभी खुलकर कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन उनके आसपास के लोग बात कर रहे हैं। पिछले 5 दिन पहले ही ये हंगामा शुरू हो गया था कि ममता बनर्जी ने 2 मंत्रियों को डांट लगाई जो कि अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं और उनको बुलाया भी, एक डीएम का ट्रांसफर कर दिया क्योंकि वो अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते थे। लेकिन अभिषेक बनर्जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, जबकि उनके तरफ से ममता बनर्जी के ही मंत्री बोल रहे हैं कि देखो भाई, अभिषेक बनर्जी के लोगों को ज्यादा टारगेट ममता बनर्जी कर रही है। क्यों? क्योंकि आरजी कर के मसले पर दोनों की राय अलग अलग है। अब शांतनु सेन आरोप लगा रहे हैं कि देखो, अब डायरेक्ट वो ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं देते, यानी गलत धारणाएं बनाते हैं और लोगों को टारगेट करवाते हैं। मतलब पार्टी में इतना अविश्वास हो गया है कि एक दूसरे के साथ बातचीत करने में सोचना पड़ता है लोगों को कि ये बात कहीं अभिषेक बनर्जी को, ये बात कहीं ममता बनर्जी तक न पहुंच जाए। तो अंदर से आग लगी हुई है। अब विस्फोट कब होता है इसके लिए तो इंतजार करना पड़ता है। जैसे अजीत पवार के इस विस्फोटक स्थिति तक आने में समय लग गया, जैसे एकनाथ शिंदे उखाड़ कर ले गए शिवसेना, समय लग गया, उसी तरह से थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अभिषेक बनर्जी न बैठने वाले हैं और न ममता बनर्जी उन्हें छोड़ने वाली है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश भर में विपक्ष अपनी ढपली अपना राग अलाप रहा है। कांग्रेस की स्थिति देश में सबसे ज्यादा नाजुक है, वहीं ममता बनर्जी भी अपनों से लड़ने में बिजी हैं। तो इंडी गठबंधन अब पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस गठबंधन में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस को है। ऐसे में विपक्ष के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।